हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाद में आप उसको फॉरगेट कर देते हैं और फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलने में प्रॉब्लम होती है। और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस तुरंत आपको मिलते रहें। ऑल्सो अगर ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक, चैनल को शेयर और आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है या चीजें समझ आ रही हैं। ऑल्सो अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे या और क्लास के स्टूडेंट हैं और वीडियोस चाहते हैं, इवन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, ये उसका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर पे बन चुके हैं। आप पहले वो पार्ट देखिए, यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होती है, और तो और पावर क्या होती है साइंटिफिक टर्म्स में, हाउ डू वी डिफाइन पावर, और इनकी कुछ जनरल डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये एनर्जी होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो वो क्या पोजेस करता है? काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी का हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाला था ½ mv², यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस में क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन में है मतलब उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी है। सो अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब भी पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र आए, आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो उस ऑब्जेक्ट की कन्फिग्रेशन की वजह से होती है। यानी कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? दैट इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में आती कैसे है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या किया, एक रबर बैंड लिया और इस रबर बैंड को एक एंड से फिक्स कर दिया, दूसरे एंड से हमने इसको खींचना शुरू किया। जब हम इसको खींच रहे होते हैं तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही होती है जो अभी इसके अंदर फिलहाल है। अब जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो हमें देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है, द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास आंसर हुआ कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में आती कहां से है। द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। हमने जो ऑब्जेक्ट रबर बैंड लिया था उसके ऊपर हमने क्या किया था? एक वर्क डन किया था जिससे हमने उसकी शेप को इलोंगेट किया था, और उस वर्क डन की वजह से ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर इट्स कन्फिग्रेशन। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने क्या किया? एक हाइट h पे हम लेके गए। अब जब हमने ऐसा किया, ग्राउंड लेवल से जब इस ऑब्जेक्ट को हमने उठाया और हाइट h तक लेके गए, इस दौरान हमने क्या किया है? इस ऑब्जेक्ट पे हमने वर्क डन किया, और वर्क डन होने के कारण क्या होगा? इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। अब ये जो एनर्जी स्टोर होगी, ये कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। तो हमें निकालना है कि ये वर्क डन कितना हुआ है, बिकॉज वो वर्क डन ही क्या होगा हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब वर्क डन कैसे निकालें? वी नो दैट कि वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इस केस में फोर्स हमारे पास क्या होगा?
अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, एक्सेलरेशन a ना होके यहाँ पे क्या होगा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वर्क डन क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू s क्या है, डिस्टेंस जिसके थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया है, और इस केस में s को हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल h से। तो स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट कि ये वर्क डन किसके इक्वल आया हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड, और एनर्जी स्टोर्ड को हमने क्या नाम दिया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास m इंटू जी इंटू एच आती है, यानी कि ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव किया था, वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को भी हम मैथमेटिकल टर्म्स में देख सकते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन g ये तो कांस्टेंट होता है अर्थ के लिए, और हाइट h पे डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछती हूं, अगर एक ऑब्जेक्ट, एक बॉक्स है, लेट्स से इसका मास m है, ये हमारा ग्राउंड, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यहां से उठाकर और हम यहां लेके गए हाइट h पे, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, हम इसको डायरेक्ट इस पाथ से लेके गए। अब हमने क्या किया, ऐसा ही सेम एक और बॉक्स लिया जिसका मास भी क्या है, m, लेकिन इस बार हम इसको पहले यहां लेके गए, फिर राइट में, फिर अबव, फिर लेफ्ट, और फिर सेम हाइट पे ले जाके इसको छोड़ दिया। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें पाथ हमने क्या किया, दूसरा यूज किया, यानी कि ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ना ले जाके डेस्टिनेशन पॉइंट पे हमने उसको घुमा फिरा के लेके गए। ये पाथ 1 था हमारे पास और ये पाथ 2। तो आप मुझे बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों केसेस में डिफरेंट होगी या सेम होगी। अगर डिफरेंट होगी तो कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और कौन से केस में कम होगी। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पे डिपेंड करती है, यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की हाइट क्या है, सिर्फ उस पे डिपेंड करती है, और इंडिपेंडेंट है कि हमने पाथ कौन सा फॉलो किया। तो वी विल से कि इन दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये हुई एक इंपॉर्टेंट बात। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इस चैप्टर का, और इस इंपॉर्टेंट लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या हम एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा यस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, यानी कि एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मस्कुलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो सकती है। तो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेसिकली इसी आपके यस आंसर पे ही बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, whenever energy gets transformed, the total energy remains unchanged। यानी कि आपके पास एक सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम, कांस्टेंट। हो सकता है कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज हो जाए, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चेंज हो सकती है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो उसी इंस्टेंट पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी सेम रेट से। जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुई उसी रेट से इसमें डिक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक बॉल ली हाइट h पे और हमने इसको ड्रॉप कर दिया।
अब जब ये हाइट h पे है यानी कि स्टेबल है, तो आप मुझे बताइए कि क्या इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी है? अब ये स्टेबल है तो मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। इसका मतलब इस मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। अब जैसे ही इसको हमने यहां से ड्रॉप किया यानी छोड़ दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटने लग जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? m इंटू जी इंटू एच। और ये हाइट अब नीचे नीचे आएगी तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि जैसे ही ये नीचे आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटना शुरू होगी, और क्योंकि इसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? उसी रेट से बढ़ना शुरू होगी। अब ऐसे ही जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी पोजीशन अगर हम डिस्कस करें तो वी विल सी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जस्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इस ऑब्जेक्ट की या इस बॉल की वेलोसिटी क्या है हमारे पास? मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड दिस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन अ यूनिक नेम, और उस एनर्जी को हमने नाम दिया है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम को करने की दर क्या कहलाती है। तो इसके लिए पहले हम एक आंसर देखते हैं। डू ऑल द मशीन्स डू द वर्क एट सेम रेट? क्या सारी मशीन्स एक जैसे तरीके से काम करती हैं, यानी कि एक ही दर के साथ काम करती हैं? नो, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा नो। हर एक मशीन के काम करने की रेट, क्षमता अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, राइट, एक हमारे पास दे दी साइकिल, लेट्स से एक हमारे पास क्या है? साइकिल, और दूसरा हमारे पास क्या है? एक गाड़ी। तो हम क्या देखेंगे कि हम कौन से व्हीकल से इस 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को जल्दी ट्रेवल करेंगे? ऑब्वियसली बाय कार। तो यहां से मैं आपको यही बताना चाहती हूं कि अ मोर पावरफुल व्हीकल वुड कंप्लीट अ जर्नी इन अ शॉर्टर टाइम, यानी कि व्हीकल की जितनी इंजन की क्षमता होगी, जितना व्हीकल पावरफुल होगा, वो उतना ही उसके काम करने की दर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क हायर हो जाएगा, यानी कि उसको समय, टाइम कम लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो हमारे पास पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज मेजर्ड बाय पावर। तो पावर की डेफिनेशन यहां से आपको आ गई कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस दर से किसी काम को करते हैं उसी को कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की पावर। इसी को अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन W अपॉन T, राइट। दिस इज द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वर्क को हम कैसे मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं? सो SI यूनिट इज जूल एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो पावर की हमारे पास SI यूनिट क्या हो गई? जूल पर सेकेंड। लेकिन पावर को हम दूसरी यूनिट में भी मेजर करते हैं एंड SI यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकेंड के साथ साथ क्या है हमारे पास? वॉट, WATT, वॉट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर W से। जैसे आपने घर में सुना होगा कि कितने वाट का बल्ब है, बोल देते हैं कि भाई 100 वाट का बल्ब है, या फिर 20 वाट का बल्ब ले आओ, या फिर 50 वाट का बल्ब ले आओ। तो वो वाट वहां पे क्या होता है? वाट वहां पे एक्चुअली पावर ही होती है, राइट। यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि कितना काम करता है पर्टिकुलर सेकंड में, कितने जूल आपका वर्क डन हुआ है। सो दिस इज अबाउट वॉट। और इसका सिंबल क्या होता है? इंग्लिश लेटर कैपिटल W।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन हमने अभी अभी डिस्कस किया था कैसे स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में। तो अगर हमें एक तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो क्या आएगी, पावर इनटू टाइम। और पावर को कैसे मेजर किया था हमने, वॉट में, और टाइम को कैसे मेजर करते हैं, मेनली सेकेंड्स में। लेकिन अगर हमारे पास ये एनर्जी कंजम्पशन की यूनिट बहुत बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे, उसके अंदर एनर्जी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इनको, पावर को हम डिफाइन करेंगे किलोवाट में और टाइम को डिफाइन करेंगे आवर में। तो कमर्शियल यूनिट्स पे एनर्जी को हम किलोवाट आवर में डिफाइन करते हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यही मतलब होता है इसका। अब 1 किलोवाट क्या होता है हमारे पास, 1000 वॉट, और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं हमारे पास, 3600 सेकेंड्स। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और ये कन्वर्जन यूनिट आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगी। सो ये तो हुआ आपका थ्योरी पोर्शन। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में बोलता है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वॉट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। हमारे पास क्या गिवन है, 60 वाट, और वाट किसकी यूनिट, मेजरिंग यूनिट होती है पावर की। इसका मतलब हमारे पास गिवन है पावर की वैल्यू 60 वाट, राइट। अगर इसको किलोवाट में कन्वर्ट करें, जो कि हमने यहां देखा था, तो कैसे करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड, मतलब कि 60 वाट की वैल्यू होती है 0.06 किलोवाट। ऑल्सो हमारे पास टाइम क्या गिवन है, यानी कि एक दिन में कितने घंटे यूज होता है, 6 घंटे। सो टाइम की वैल्यू है 6 आवर। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने वाट को किलोवाट में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम आवर में है तो हमारे पास पावर भी किलोवाट में ही होनी चाहिए। यानी कि हम एक कमर्शियल लेवल पे एनर्जी कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो हमें अब निकालना है यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होंगी, पावर इंटू टाइम। यहां से एनर्जी क्या आएगी हमारे पास, पावर इंटू टाइम। अब ये वैल्यूज रख देंगे, 0.06 इंटू टाइम है 6 घंटे, तो हमारे पास क्या आया, 0.36 किलोवाट आवर। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट काउंट होती है, राइट। तो हमारे पास कितनी यूनिट्स एनर्जी कंजम्पशन हुई, यहां पे एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 0.36 यूनिट्स। आपके घर में जो मीटर लगा होता है उसके अंदर बोलते हैं ना कि कितने यूनिट आपका बिजली बिल आया है, तो वो यही यूनिट होती है, यानी कि किलोवाट आवर में मेजरिंग जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आपकी यूनिट्स की होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Also take care of your health, stay healthy, stay fit, keep studying, keep learning. Thank you so much.